रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज स्टेज पर आइए, स्वागत है आपका। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। थैंक यू रितु। तो इसमें दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। एक है रिटायर्ड आईपीएस सुमन मंजरी जी, साथ ही सविता आर्य जी, सोशल वर्कर, इस वक्त हमारे साथ है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस मंच पर आने के लिए और इस मंच को साझा करने के लिए। सुमन जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। अभी यहाँ पर मौजूद एक गेस्ट जो ये कह रही थी कि और कोई नहीं, मेरी रोल मॉडल यहीं पर बैठी हुई है। रोल मॉडल तो आप सबके लिए है, लेकिन आपके लिए रोल मॉडल कौन था? और ये सफर जो आपने तय किया है, ये कितना मुश्किल भरा था और कौन सी कठिनाइयां इस सफर में आई थी? आज का दिन विशेष है, पर बहुत कुछ शेष है। प्रश्न है रोल मॉडल। रोल मॉडल समय के साथ बदलते हैं या एक निश्चित और स्थित ही रहते हैं? केवल वो मेरे रोल मॉडल इसलिए हैं क्योंकि वो मेरे से पहले पैदा हो गए हैं, उनको मेरे से पहले बढ़ने का अवसर मिल गया है, और सृष्टि चक्र में मैं दुनिया में बाद में आई हूं। तो रोल मॉडल से अच्छा यदि हम ये कहें कि आपकी इंस्पिरेशन कौन था। मोटिवेशन जो शब्द है वो थोड़ा नेगेटिव है। उसमें जब तक आपको मोटिवेशन की हवा रहती है आप फूले रहते हैं, लेकिन इंस्पिरेशन अंदर से होती है। बहुत पहले जब 8 मार्च पहली बार मुझे पता लगा था कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसमें किसी एक ऐसी सशक्त महिला को ढूंढ के लाना था। प्रोजेक्ट मिला था स्कूल में कि जो आपकी नजरों में सशक्त हो। ढूंढते ढूंढते एक मैं गहरे गांव में पहुंची थी। गहरा शब्द यूज किया है मैंने, दूर दराज नहीं यूज किया। और वहां पे मुझे एक 93 वर्ष की महिला, विश्वास नहीं था मुझे कि 93 वर्ष कैसे हो गए, लेकिन उनके पति ने आजाद हिंद फौज में काम किया था और उनकी वो पेंशन ले रही थी, तो उससे आयु निश्चित हो गई थी। 11 बच्चे थे उसके, 9 लड़कियां और 2 लड़के। मैं उसको चुनकर लेकर आई थी। सब किसी ना किसी ऐसी हस्ती को लाए थे जैसे आज हम मंच पे बैठे हैं। उसको जब मैं लेके आई और मेरे प्रिंसिपल ने पूछा कि आपके लिए ये रोल मॉडल कैसे है, आपकी इंस्पिरेशन ये कैसे है, मैंने कहा जी आयु 93 वर्ष और खुद चलकर आई है। ये 11 बच्चों को जन्म दिया है। उस टाइम कोई हॉस्पिटल अस्पताल नहीं होते थे, और उसमें से पहली 9 लड़कियां हैं। इसको भोजन भी अच्छा नहीं मिला होगा। उस समय वारिस की एक बहुत चाह होती थी 93 वर्ष पहले। आज मैं ही 65 साल की हूं, जब मैं 18 साल की थी। तो जिसने ऐसे संघर्ष में, ऐसी परिस्थितियों में अपने आप को जीवित रखा, इसकी जिजीविषा को सलाम है कि आज भी ये 93 वर्ष की है और खुद चलती के आती है। और जब मैं आज की बच्चियों को देखती हूं कि एक बच्चे को संभालना भी मुश्किल है, तो मेरी रोल मॉडल वो महिला थी। और आज भी मैं जब भी कहीं जाती हूं पहला सलाम उसको देती हूं कि बिना कुछ हुए किन परिस्थितियों में वो 93 वर्ष तक
शायद आगे भी जी होंगी, मेरा संपर्क नहीं रहा, कि 93 वर्ष तक स्वस्थ थी, मन से भी तन से भी स्वस्थ थी। तो केवल और केवल ऐसे ही उद्धरण हमारे इंस्पिरेशन होने चाहिए। सभी बोल रही थी और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। सभी के पीछे सुनते थे हम कि हर पुरुष की सफलता के पीछे कोई औरत होती है। यहां सबकी औरत जितनी भी बोल रही थी महिला, उनकी सफलता के पीछे अधिकतर पुरुष ही थे। तो ये तो एक सृष्टि चक्र है। बहुत अच्छा विषय है हम महिलाएं। हमें केवल आज हमने क्या किया ये उपदेश और संदेश और अपने अनुभव नहीं बताने हैं। कुछ आत्मचिंतन करें, आत्मविश्लेषण करें और स्वयं अपने आप में झांकें कि आज हम यहां क्यों हैं। कोई ना कोई तो कारण है। उस कारण में हम शायद सौभाग्यशाली हैं, हमें अवसर मिल गए और अवसर के साथ साथ पहचान भी मिल गई। पहचान मिली तो प्रतिष्ठा भी बढ़ गई। पर मुझे यह लग रहा था कि जब हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति की, महिला शक्ति की, यहां हमारे नौजवान बच्चे भी बैठे हैं, पुरुष भी बैठे हैं, कैसा अनुभव कर रहे होंगे। उनको ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कोई अपराध बोध उत्पन्न हो रहा हो कि जो एक सृष्टि ने स्त्री पुरुष नर और मादा को बनाया है, तो वो मादा क्या सोच रही है हमारे बारे में। और यदि उससे पीड़ा हो रही है तो आत्मविश्लेषण दोनों ओर से ही होना चाहिए, एक ओर से संभव ही नहीं है। कभी हम अभाव की बात कर रहे थे, कभी प्रभाव की बात कर रहे थे, कभी दबाव की बात हो रही थी यहां से, लेकिन स्वभाव की तो बात हुई ही नहीं। अंतर कहां है? प्रकृति ने कोई अंतर नहीं बनाया है। स्त्री पुरुष हम इस दुनिया में सभी फर्स्ट हो हैं, इसलिए आए हैं, सेकंड तो आ ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे अपवाद हो सकते हैं कि जुड़वा भी पैदा हो जाए और हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर तो हम सब फर्स्ट हैं। जब हम फर्स्ट हैं तो सेकंड कैसे हो सकते हैं? यदि हम सृष्टि रचना की बात करें, कैसे इस दुनिया में आए हैं हम? स्त्री पुरुष का मिलन हुआ, स्त्री का अंडा था, पुरुष के स्पर्म थे। एक व्यक्ति 30 लाख बच्चे पैदा कर सकता है। 30 लाख स्पर्म ने दौड़ लगाई, दौड़ लगा के जो अंडे में पहले आ गया, फर्स्ट आ गया, वो इस दुनिया में आ गया। उसमें लड़कियां भी आई, उसमें लड़के भी आए, नर भी आए, उसमें मादा भी आए। जब मैं फर्स्ट आई हूं इस दुनिया में, और तभी ये दुनिया देख रहे हैं हम लोग, तो हम अपने आप को सेकंड या दोयम दर्जे का कैसे सोच सकते हैं? प्रश्न इससे भी गहरा है। मैं भी बहुत बात करती थी वुमेन एम्पावरमेंट की। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में देखा, मुझे लगा कि ओहो, स्त्री पे तो बहुत जुल्म हो रहा है। लेकिन जैसे ही रिटायर होकर समाज में आई, मेरी विचारधारा बदली। पुरुष भी कम पीड़ित नहीं है। बहुत घरों में पुरुष एक, क्योंकि उसके मूछे दे दी, दाढ़ी दे दी, और हमने उसकी कंडीशनिंग कर दी कि तुम मर्द हो, तुम पुरुष हो। और स्त्री को भी, जो ऊपर यहां बैठी है ना, जब तक रानी झांसी भी मर्दानी नहीं बनी थी, तब तक वो रानी झांसी नहीं कहलाई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मर्द बनना पड़ता है। और जिसके दाढ़ी मूछ दे दी, मैं यही देखने लगी कि मुझे लगा ओहो, पिता की मृत्यु हुई है तो लड़की को बहुत दुख हो रहा है, कैसे दाढ़े मार के रो रही है। क्या बेटे को दुख नहीं हो रहा था? उसको भी दुख था, लेकिन उसकी कंडीशनिंग ऐसे करती थी कि लड़का हो तुम। तो ये जो कंडीशनिंग है, हमें इसी को बदलना है। दोनों की अपनी अपनी राहें हैं। एक नदी है, हम दोनों छोर हैं उसके। एक दूसरे को क्रॉस करने की कोशिश करोगी तो या तो नदी सूख जाएगी या नदी में तूफान आके बाढ़ आ जाएगी। अपने अपने रास्ते हैं और सबके बराबर रास्ते हैं।
हाँ, इतना ये है, समय के साथ बदलते रहते हैं। इसी तरह चलता रहा तो शायद हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आगे आने वाली या पीढ़ियां देखेंगी, हम पुरुष करके इस तरह के कार्यक्रम हो रहे होंगे। नारी को स्वतंत्रता चाहिए, पुरुष को भी स्वतंत्रता चाहिए, लेकिन मैंने पुलिस में यही देखा है कि स्वतंत्रता, कैसी स्वतंत्रता? क्या लड़की पैंट कमीज पहन ले वो पुरुष बन जाएगी? निक्कर और छोटा शर्ट पहन ले वो पुरुष बन जाएगी? या आजकल आप लड़कों को देख रहे हो, कान में झुमके, लंबे बाल, लड़कियों की तरह पौनी, और गले में शायद सोना भी की 3-3, 4-4 मालाएं। क्या वो पहनने से स्त्री बन जाएंगे? नहीं। सशक्त होने और कायर होने में बहुत फर्क है। कायर स्त्री भी है, कायर पुरुष भी हो सकता है। परिस्थिति उन्हें मजबूत भी बना देती है। हर व्यक्ति को एक अपना क्षेत्र चुनना चाहिए। हाँ, हम थोड़े से इसलिए हैं कि परमात्मा ने ही हमें ताकत दी है। सबसे ज्यादा धरती पर यदि कोई ताकतवर है तो मादा ताकतवर है, नारी ताकतवर है। एक संतान को जन्म देने के समय जो पीड़ा होती है वो 52 हड्डियां शरीर की टूटे उसके बराबर पीड़ा होती है। उसको वो बर्दाश्त करती है, आप उसको अशक्त कैसे कह सकते हो? और सारी की सारी यात्रा मैंने 30 साल से निर्बला से सबला होने तक की ही देखी है कि निर्बल से सबल बनाओ। लेकिन जो असली केंद्र बिंदु है उससे हम दूर हो गए हैं। मेरे शायद अनुभव हैं, मैं पछताती भी हूं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, कि ये जो मेरी सोच, मेरी मानसिकता अब जो मुझे अनुभवों से आई है, यदि ये मेरे पास इस आयु में आ जाती तो आज मैं समाज के लिए एक परिवर्तन भी शब्द छोटा है, रूपांतरण शब्द जिसको कहते हैं, हम वो रूपांतरण कर सकते थे। आज हम आपको सिखाने नहीं आए हैं, जिनसे जिनसे मैं सुन रही थी, मैं सीख रही थी। तायल जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। शिक्षा से शायद, क्योंकि वैश्य जाति से हैं, व्यापार से संबंध है इनका तो, लेकिन ये शिक्षा से जुड़ गए। मैं एक स्त्री हूं, परिवार में मेरे लिए बहुत काम है। आज हम बात क्या कर रहे हैं कि बच्चे को यदि संस्कार देने हैं तो मैं दूंगी संस्कार, लेकिन मैं नौकरी के पीछे भाग रही हूं। मैं एक कैरियर वुमन बनना चाह रही हूं। अभी कहते हैं बच्चे टेलीविजन और मोबाइल देखते हैं। एक ने कहा कि जब वो खाना खिलाते हो तो आप उसको मोबाइल देते हो, तो वो किससे जुड़ेगा? मोबाइल से ही जुड़ा है। इसलिए युवावस्था में यदि वो मोबाइल से खेल रहा है, टीवी देख रहा है, तो फिर हमें आपत्ति क्यों? अपराधी कौन? आज यही बड़ी बात है सुमन जी, क्योंकि एक लंबा अनुभव है। तो इसी के साथ और अब मैं वाणी को विराम देती हूँ। हाँ। और अपना आपके पास अनुभव ज्यादा है तो अलग चीज का एक्सपीरियंस आपने किया है। मेरी उम्र में सोच अलग थी, उसके बाद सोच अलग हुई, और आज जब जनता के बीच सोशल तरीके से आप लोगों से जुड़ी तो सोच बदली है। यही वक्त के साथ इंसान सीखता भी जाता है। सविता जी, आपके पास आऊंगी। सोशल वर्कर के तौर पर आप काम कर रही हैं, मैम की बातें आपने बहुत अच्छे से सुनी होंगी। आप हाँ आम जनता के बीच रहती हैं एज अ सोशल वर्कर, क्या अनुभव रहता है? और सोशल वर्कर ही क्यों चुना, कि क्यों मैं सिर्फ समाज सेवी ही बनूं? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ बैठने का मौका भी मतलब मुझे मिला, इनके साथ बैठने का। ये सच में मेरी आदर्श हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि सुमन मजरी जी मेरी आदर्श हैं। और ये मैं आपको बताया, जब सोशल वर्क करते हैं तो आईपीएस से ज्यादा मतलब हमारा जो काम भी होता है तो इन्हीं से ज्यादा पड़ता है। छोटा सा उदाहरण दूंगी। ग्रामीण प्रवेश में पढ़ी, वहीं पैदा हुई, बचपन से देखती थी महिलाओं के साथ भेदभाव होता था। महिलाओं को शराब पी के या नशा करके कोई भी मतलब व्यक्ति महिलाओं को पीटता था। बचपन से वो टीस थी दिल में, और सोचती थी कि ये महिलाएं ऐसे क्यों मतलब पिटती हैं, क्यों ऐसा जो इनके साथ होता है ये क्यों नहीं बोल पाती। वो टीस मेरे दिल में थी। सोचती थी इनके लिए कुछ करूं। कई बार तो ऐसा भी मैं बताऊंगी कि एक बार मेरे पड़ोस में ही एक
अपनी पत्नी को मतलब पीट रहा था, डेली पीटता था, और मैं मेरे पे रुका नहीं गया और मैं मौके पे जाके और मैंने उसको छुड़वाया। और मेरी मम्मी ने कहा कि भी बीच में ऐसे किसी के में नहीं बढ़ते, और बेटे तू ऐसे कैसे बढ़ गई, तेरे को मार देता, ये शराब भी है, कुछ भी कर देता, तूने ऐसे नहीं बढ़ना था। तो मैंने कहा था कि ऐसा ये क्यों करते हैं महिलाओं के साथ। वो टीस दिल में थी। धीरे धीरे महिलाओं के लिए कुछ करती रही, लेकिन 2015 में माननीय मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत यहीं पानीपत की ऐतिहासिक धरती से की थी, 21 जनवरी 2015 को। उस दिन मुझे लगा कि जब देश का प्रधानमंत्री भी जब बेटियों के लिए कुछ करने के लिए जागरूक नागरिक बन के आया है, तो हमारे देश की बेटियां जरूर बचेंगी। गर्भ में बेटियों को मार देते थे, पैदा होते ही बेटियों के साथ भेदभाव होता था, वो चीज देखते थे बचपन से ही। वही वाक्य मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी समाज सेवा में आने का। कुछ तो टीस थी महिलाओं के लिए, और उसी दौरान एक केस आया था 17 जून 2015 को पानीपत में। 2 महिला कविता नाम की थी, जिसने एक ने बेटे को जन्म दिया था और एक ने बेटी को जन्म दिया था। बेटा होने का दोनों दावा कर रही थी और बेटी को कोई भी नहीं अपना रहा था। पहला योगा दिवस था। मीडिया के माध्यम से पता लगा कि 3 दिन पहले हॉस्पिटल में एक बच्ची पैदा हुई है और उस बच्ची को कोई नहीं अपना रहा, बेटे का दोनों दावा कर रहे हैं। तो बीच में मैं उठ के हॉस्पिटल पहुंची और उसकी दादी से जब मैंने बात की कि बेटा है या बेटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मानवता के नाते आप इसको दूध पिला दो। लेकिन दादी है जो, उसको ये था कि कहीं हम इसको दूध पिला देंगे तो कहीं ना कहीं जो मेरी जो बहू है उसका लगाव बच्चे से हो जाएगा, या बच्चे का लगाव जो है उससे हो जाएगा। 1.5 घंटे तक मैं उसके पास बैठी रही, लेकिन वो नहीं मानी। वहीं से मैंने संकल्प लिया था कि मुझे पता था कि ये बेटी इन्हीं की है, क्योंकि हॉस्पिटल में पता लग गया था कि टैग बदला गया था कविता का, और वो 3 लड़कियां उनको पहले थी, और ये पता लग गया था कि भाई बेटी तो इन्हीं की है। और 135 दिन उस बेटी की लड़ाई लड़ी, और 135 दिन में उसका जब डीएनए हुआ तो बेटी उन्हीं की मिली। तो उस बेटी को वहां तक पहुंचाया। उसी दौरान 2-3 बच्चे और थे जो बेटियां पैदा करके बेटियों को फेंक देते हैं। उसी दौरान एक बच्ची को अक्टूबर में पैदा करके पॉलीथीन में रोक के और मतलब झाड़ियों में फेंक दिया था। उसी दौरान एक बच्ची को और पालने में, जैसे अनाथालय के बाहर पालने में छोड़ दिया था। तो मुझे लगा कि इन बेटियों के, क्योंकि ये बेटियां भी एक दिन बड़ी होंगी। आपको पता था कि हरियाणा वैसे भी बदनाम था भ्रूण हत्या को लेके, तभी उस समय जब बेटी बचाओ अभियान की, ये हमारा दुर्भाग्य ही कहो कि बेटियों को जब गर्भ में मारते थे तभी तो बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करनी प्रधानमंत्री जी ने करनी पड़ी। अगर हमारे बेटियों को अगर गर्भ में नहीं मारते तो शायद ये नौबत बेटी बचाओ अभियान की शुरुआत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो उसी दौरान जब ये 3 बेटियां हॉस्पिटल में थी, इन बेटियों के साथ मेरा इतना जुड़ा हो गया कि मैंने ये लगा कि अब मैं इन बेटियों की लड़ाई लड़ूंगी। और जो मेरे दिल में टीस थी कि महिलाओं के लिए मैं कुछ करूं, तो उस दौरान फिर मैंने महिलाओं की लड़ाई शुरू कर दी। लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि कई बार ऐसे होता है कि महिलाओं की, चलो छोटी बच्चियों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, तो हमारे अंदर दिल में जो वो टीस होती है कि इस महिला के साथ ये हो गया, इस बेटी के साथ ये हो गया, तो कहीं ना कहीं महिलाएं उसका दुरुपयोग करने लगी। छोटी बच्चियों की मैं मानती हूँ, मैडम के पास भी पहले जब मैडम एसपी थी जो बनी, तो उस टाइम पे मैडम ने भी देखा होगा कि बहुत से केस झूठे भी आए होंगे कि महिलाएं झूठा मुकदमा दर्ज करवा देती हैं पहले रिले, क्योंकि हमारे एक ये कानून, सच में ऐसी बात होगी, ये कानून बन गया, लिव इन में रहते हैं, उसके बाद 1-2 साल रहते हैं, उसके बाद फिर वो उनकी नहीं बनती तो वो जाके थाने में जाके उनके खिलाफ दरखास्त दे देते हैं, और वो महिला जो है वो घर में तड़पती है और जो पुरुष है वो मतलब उसमें जेल में जाता है, तो दोनों परिवार ही बर्बाद होते हैं। बहुत सी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल ग्राउंड से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं हरियाणा की, पूरे हरियाणा की बात बताऊंगी। तो मेरी बहुत सी बेटियां हैं जो 13 साल से लेके और 18 साल के बीच की भी बेटियों, खाली हम महिलाओं की बात नहीं कर सकते क्योंकि वो भी महिलाओं का हिस्सा है। 13 साल से लेके 18 साल के बीच की जो बेटियां हैं वो भी कहीं ना कहीं स्त्री का शिकार हो रही हैं। जैसे पोक्सो एक्ट जब से लागू हुआ है तो 17 साल की 16 साल की बच्ची, लड़के लड़की दोनों आ जाते हैं, क्योंकि ये किशोरी अवस्था होती है, लड़के और लड़की के दोनों के संबंध हो जाते हैं, एक दूसरे के प्यार में आ जाते हैं, एक दूसरे की बातों में आ जाते हैं, माता पिता उनका ध्यान नहीं रख पाते, तो कहीं ना कहीं बच्चे भटक जाते हैं, क्योंकि ये बदलाव की उम्र होती है तो उसमें बच्चा भटक जाता है। तो वो मैंने एक एक बेटी को ऐसे देखा है कि जो 13 साल की बेटी या 15 साल की बेटी
माँ बन जाती है, उस माँ को, उस बेटी को मैंने तड़पते देखा है कि ये खुद ही एक बच्ची थी और आज एक इसने बच्चे को जन्म दिया है। उस बेटी को मैंने तड़पते हुए देखा है। और वो जो लड़के होते हैं वो फिर जेल में जाते हैं, तो दोनों परिवार ही वहां पे बर्बाद होते हैं। तो ये हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी जो घटनाएं होती हैं, तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से भी मैं सबसे एक बात कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले अपने बच्चों को, माता पिता ही हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सकते हैं, अपने बच्चे को देख सकते हैं कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। आज सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी वीडियो डालते हैं, कैसी कैसे दोस्ती करते हैं, उसके बाद वो घटनाएं जो होती हैं, कितनी बार आपने देखा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से लड़कियां लड़कों को मिलने बुला लेती है, लड़के लड़कियों को मिलने बुला लेते हैं, और वहां जाके वो कई बार आपने रोहतक में भी देखा था कि छत से, होटल की छत से नीचे बच्चे को फेंक दिया था। तो ये हर रोज कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हुई हैं। खासकर कोरोना टाइम में हमने देखा है कि उस टाइम पे जैसे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई के दौरान भी बहुत से जो बच्चे थे वो इस दिशा में जरूर भटके हैं। माता पिता जैसे अनपढ़ गांव में भी इन्होंने ये ऑनलाइन क्लासेस जब शुरू हुई थी, तो बहुत से ऐसे अनपढ़ माता पिता थे जिनको नहीं पता था कि हमारी बेटियां या हमारे बेटे पढ़ाई कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं मेरे सामने आई, और हर समय मतलब हम देखते हैं, क्योंकि मैं गरीब तबके में जब मैं जाती हूँ, लेबर में जब मैं जाती हूँ उस परिवारों के पास, और जब उनका दर्द मैं सुनती हूँ, उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है, और उनकी लड़ाई जब हमने लड़नी पड़ती है, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम आईओ के पास जाते हैं या एसएचओ के पास जाते हैं, तो वो भी कई बार मतलब उन परिवार की जब नहीं सुनते, तो फिर हमने ऊपर तक जाना पड़ता है, अधिकारियों के पास, एसपी के पास या आईजी के पास। जाहिर है कहीं ना कहीं दिशाहीन जो इस वक्त बच्चों में देखने को मिल रहा है, देखा देखी सबसे ज्यादा बच्चे ऐसा करते नजर आ रहे हैं, और ये देखा देखी में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि जिस घटना का वो सोच भी नहीं सकते, वो इस तरीके की घटनाएं सामने आ जाती हैं। सुमन जी, आपने तो ये सब चीजें देखी होंगी, ये तो आंखों देखी घटनाएं होंगी आपके सामने। ऐसे कौन से किस्से जो आपके सामने आए जो बहुत आपको लगे कि ये तो केस ही ऐसा है कि इसमें क्या कुछ समझ नहीं आना, क्योंकि आपके पास इतना अनुभव है, तो ये अनुभव ये बच्चे भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी घटनाएं होती हैं, उनसे कैसे आप निकलते हैं बाहर। बहुत टफ जॉब है। देखिए, आजकल मैं जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जूरी मेंबर हूं। बहुत दुख होता है, 18 साल से नीचे के जब बच्चे और बच्चियां आते हैं, कुछ कानून ऐसा है, कई बार लड़का 16 साल का है और लड़की 17 साल की है, दोनों अपनी इच्छा से चले जाते हैं, और 7 दिन या 10 दिन के बाद आते हैं। वो जो किशोर है वो तो जेल में है, और जो किशोरी है वो शिकायत करता है। सबसे दुखद स्थिति ये है। तो जो जुवेनाइल हैं, क्योंकि इसको दो दृष्टि से देखा जाना चाहिए, एक तो किशोरावस्था, एक जो हमारे सामने बच्चे बैठे हैं युवावस्था के 18 वर्ष से ऊपर के उसमें है। बहुत बार ऐसा निर्णय लेना पड़ जाता है जिसमें आपको लगता है कानून ये कह रहा है इसलिए मैं निर्णय ले रही हूं। यदि मैंने वर्दी नहीं पहन रखी होती और मैं सामान्य समाज का एक हिस्सा होती तो मेरा निर्णय दूसरा होता। इसी को हम नजरिया कहते हैं। आपने सबको सुना, शिक्षा वाले का शिक्षा का नजरिया था, पॉलिटिशियन का अपना नजरिया था, लेकिन कानून के सामने नजरिया नहीं चलता है। कानून के सामने सबूत चलते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि सबूतों के कारण सही को गलत ठहराना पड़ता है और गलत को सही ठहराना पड़ता है। केसेस का हवाला इसलिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो अंडर ट्रायल हैं, और किशोरावस्था वाले जो जुवेनाइल के कोर्ट के केसेस हैं उनका मीडिया का या कहीं भी सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा नहीं हो सकती। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये जो शिक्षा शास्त्री हैं या सभी सोचे, मुझे ये समझ में नहीं आया, हमारा कानून कहता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि जिसको कानून का नहीं पता है उसको कोई माफी नहीं है। और हमारे यहाँ कानून जो पढ़ेंगे, पढ़ना चाहेंगे, लॉ करना चाहेंगे वही पढ़ते हैं, औरों को किसी को कानून बताया ही नहीं जाता। सबसे बड़ा जो दुखद पहलू है वो ये है। दूसरा जो मैं नौजवान बच्चों को कहना चाहूंगी
छोटी सी आपकी शरारत, क्योंकि मैं अब जो किशोरावस्था को देखती हूँ कि वो शरारत ही है, थोड़ा सा चुलबुलापन, या यदि मैं डॉक्टर की भाषा में कहूँ हार्मोनल चेंज के आने के बाद जो बॉडी में केमिकल चेंज आने के कारण जो एक अट्रैक्शन होती है, जब तक उसको मर्यादा में नहीं बांधा जाएगा, और वो मर्यादा में कौन बांधेंगे? ऐसी संस्थाएं, जिस भी आप स्कूल कॉलेज में जाते हो, आपका समाज, आपका परिवार या समाज के जागरूक लोग, तो तब तक क्राइम का रेशो बढ़ता जाएगा। ये तो आपने कोरोना में देख लिया, हॉस्पिटल में बेड की कमी हो गई, 20% से अधिक के कोरोना होते ही। जेलों में, हर जगह जेलों में अपराधी ज्यादा हैं और जेलों की जो भौगोलिक स्थिति है वो छोटी है, जेलों की कमी हो रही है। तो देश को जब सुधरना है, और जो मेरा ऊर्जावान जो युवा है, जब वो जेल के अंदर जाता है तो बहुत दुख होता है। बिल्कुल। लास्ट कमेंट सविता जी आपसे लूंगी, एक मैसेज आप क्या समाज को देना चाहेंगी? एज अ सोशल वर्कर आप बहुत चीजें देखती हैं, उसमें से एक मैसेज इस यूथ को दीजिए जिससे यूथ भटके नहीं, सही रास्ते पर आगे बढ़े। सबसे पहले तो मैं इनके माता पिता को और खासकर गुरुओं को, जो इनके टीचर हैं, उनको बच्चों की ओर ध्यान देना होगा। उनको सबसे पहले संस्कारी बनाना होगा। अगर बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार होंगे तो वो ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करेगा, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। क्योंकि कहते हैं कि चरित्र जिसका अच्छा है उसके सामने सब झुकते हैं। मैं छोटा सा अपना उदाहरण दूंगी। मैं जब गांव से बाहर निकली थी तो मेरे पास से भी कोई पुरुष निकलता था तो मैं डरती थी कि किसी का हाथ न लग जाए, किसी का, वो मतलब बस में भी जब जाते थे तो डरते थे। लेकिन अब 1000 पुरुषों के बीच में, चाहे गौशाला के प्रोग्राम हो चाहे खेलों के प्रोग्राम हो, हजारों लड़कों के पुरुषों के बीच में मैं अकेली बैठी होती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि कोई आंख उठा के न देखे। क्योंकि महिला में, जैसे सबने बताया कि महिला में ऐसी शक्ति होती है कि वो दृष्टि से पहचान जाती है वो मुझे किस दृष्टि से देखता है पुरुष। और महिला के अंदर इतनी सक्षम महिला होती है कि उसकी मनसा क्या है लड़के की, वो मुझे किस मनसा से देख रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और मैं युवाओं को खासकर कहती हूँ कि कई बार युवा भटक जाते हैं, चाहे वो दोस्ती करते हैं। मैं जैसे मैडम ने कहा कि हम वो चीजें सार्वजनिक नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसे मामले भी सामने आए हैं कि लड़की ने अपनी तरफ से दोस्ती करी है, उसके बाद उसकी जो उम्र है वो 18 साल से चाहे 2 दिन भी कम है तो पोक्सो में मुकदमा दर्ज होता है। लड़की अपने घर में तिल तिल मर जाती है, चाहे वो इच्छा से ही। लड़की, कई बार हमने काउंसलिंग करी, लड़की कहती है मैंने मर्जी से, मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, मर्जी से मैंने इससे संबंध बनाया या मर्जी से मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन कानून के आगे हम भी मजबूर हो जाते हैं कि 18 साल से कम जो लड़की है वो घर में बैठ जाती है और जो लड़का है वो जेल में चला जाता है। तो मैं खासकर युवाओं को कहना चाहती हूँ कि आपने ये सब देखना होगा, क्योंकि परिवार जो बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता पढ़ाते लिखाते इसलिए कि हमारा बच्चा हमारा नाम रोशन करेगा, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि बच्चे की एक गलती के कारण वो परिवार बर्बाद हो जाता है। कलंक तो लगता ही लगता है, लेकिन परिवार जो वो धक्के खाता है कोर्ट कचहरियों के, और उसको जमानत तक भी नहीं होती। तो मैं कहना चाहती हूँ युवाओं को, आपने ध्यान रखना होगा। आप दोस्ती करो, लेकिन एक बहन की तरह करो, एक फ्रेंड की तरह करो, एक बॉयफ्रेंड की तरह ना करो। ठीक है, बड़े मैसेज आपने दिए हैं। शायद यूथ इससे समझे कि किस रास्ते पर उन्हें जाना है, कौन सा कदम उठाना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहकावे में आके और देखा देखी में आके कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिसे आगे जाके पछताना भी पड़ते हैं, और इस तरीके से फिर उसके बाद क्राइम की जो खबरें सामने आती हैं वो और दिल दहला देने वाली होती है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस मंच से अपना मैसेज शेयर करने के लिए और इस यूथ को जगाने के लिए। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। एनर्जी पार्टनर इंडियन ऑयल, फूड पार्टनर नीलकंठ स्टार, वेन्यू पार्टनर पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समालखा पानीपत, प्रिंट पार्टनर आज समाज, डिजिटल पार्टनर इंडिया न्यूज हरियाणा.com।